जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग खूब स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी पढ़ाई में व्यस्त हैं बच्चों। तो आइए बच्चों, आपके लिए हम उपस्थित हुए हैं लेकिन लाटी कहानी जो शिवानी लेखिका द्वारा रचित है। इस कहानी को आज हम अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, फिर इससे संबंधित क्वेश्चन को हम हल करेंगे। तो बच्चों, ये क्लास 12 का लाटी कहानी है। इसके पहले हमने 2 कहानियों को पढ़ लिया है। तो आइए बच्चों, अब हम एक तो पहला आपका कहानी था खून का रिश्ता, और दूसरा कहानी बच्चों आपने पढ़ा कल पंचलाइट। पंचलाइट जो कि फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा रचित था। और ये जो लाटी कहानी है बच्चों, इसको शिवानी नामक लेखिका ने लिखा है। तो बच्चों, आगे हम बढ़े इससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी करें और अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर करने का प्रयास करें। और बच्चों, आप जुड़े हुए हैं लक्ष्य हिंदी क्लास चैनल किरण मैम के साथ। बच्चों, इस चैनल के माध्यम से हम आपको निरंतर पर डे कक्षा 9, 10, 11 और 12 ये जो 4 क्लासेस का हिंदी जो सब्जेक्ट है बच्चों, इस सब्जेक्ट को लेकर हम निरंतर उपस्थित होते हैं। इस चैनल के माध्यम से आपको डेली, डे बाय डे एक सिस्टमेटिक तरीके से वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। वर्तमान में क्लास 12 का जो पदखंड है बच्चों, कविता और उससे संबंधित जो कवि हैं उनका जीवन परिचय और उनके द्वारा जो रचित दोहा, कवि, छंद जो भी है कविता, उसको हमने पढ़ लिया है और वो आज कंप्लीट हो चुका है। जो कि हमारा लास्ट लेसन था बच्चों, अज्ञे जी द्वारा, सच्चिदानंद हीरानंद वासयन अज्ञे जी द्वारा रचित हिरोशिमा। इसको हमने कंप्लीट किया है। अब बच्चों, हम आ गए हैं कथा साहित्य की ओर, जिसमें हमने 2 कहानी को अच्छे से समझ लिया है और उससे संबंधित हमने क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व कर लिए हैं। अब आइए बच्चों, हम लाटी कहानी को विधिवत कॉन्सेंट्रेशन से पूरे ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे, फिर उसके बाद बच्चों इससे संबंधित क्वेश्चन करेंगे। कहानी लिखने का मेन 6 से 7 पॉइंट होता है बच्चों। उस पॉइंट को हमने पहले भी जिक्र कर लिया है। आप जानते हैं, वीडियो आप देख लिए होंगे, और नहीं देखें जो हमारे नए बच्चे जुड़े हैं वो प्लेलिस्ट जाएं, डाउनलोड कर लें। और एक अलग कथा साहित्य नाम से प्लेलिस्ट रेडी है, आप वहाँ पर जाइए और उसको पढ़िए। उसका लिंक हम इस वीडियो में प्रोवाइड कर देंगे बच्चों। आप उसको पढ़िए ध्यान से और चीज़ों को समझिए कि आपकी परीक्षा में किस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे बच्चों। ये पूरे 5 नंबर का सवाल होता है। यहाँ से 2 टाइप के क्वेश्चन आएंगे। एक टाइप का क्वेश्चन जो आएगा बच्चों, उसमें अथवा करके कई प्रकार के क्वेश्चन होंगे। अथवा वो कई तरह से जोड़ के क्वेश्चन लिखे रहेंगे, लेकिन उसका आंसर आपको लगभग एक ही लिखना रहेगा। तो उसके बारे में फिर आगे जिक्र करेंगे बच्चों जब क्वेश्चन आंसर प्रारंभ करेंगे इस लाटी की कहानी का। तो आइए बच्चों, आज हम प्रारंभ करते हैं, ये कहानी पढ़ना प्रारंभ करते हैं, समझना प्रारंभ करते हैं। तो चलिए बच्चों, आप भी हमारे साथ पूरे कंसंट्रेशन से पढ़ना प्रारंभ कर दीजिए। क्यों? क्योंकि बच्चों सिर्फ इसको मात्र आप कंसंट्रेशन से सुन लेंगे। जब जैसे आप कहानी को ध्यान से सुनना प्रारंभ करेंगे, आपको पूरी कहानी का जो चित्रण होगा आपके दिमाग पर एक सजीव चित्रण प्रस्तुत करेगा। आपको ऐसा लगेगा कि पूरी कहानी एक सत्य घटना है, मेरे आस ही पास कहीं घटित कोई ऐसी घटना है जो इस कहानी के माध्यम से हमको सामने आ रहा है, हमारे सामने। तो देखिए बच्चों, अब हम फुल कंसंट्रेशन से पढ़ना प्रारंभ करते हैं। लंबे देवदारों का झुरमुट झुक झुक कर गोठिया सेनेटरिया की बलैया सी ले रहा था। कांच की खिड़कियों पर सूरज की आधी करजी किरणें मरीजों के क्लांत चेहरे पर पड़कर उन्हें उठा देती थी। मौत की नगरी के मुसाफिरों के रोग जीर्ण पीले चेहरे सुबह की मीठी क्षण भर को खिल उठते थे। आज टीबी सिरदर्द, जुकाम, खांसी की तरह आसानी से जीती जाने वाली बीमारी है। कोई 20 साल पहले टीबी मृत्यु का जीवंत आवाहन थी। कोई 20 साल पहले टीबी मृत्यु का जीवंत आवाहन थी। भुआली से भी अधिक मांग तब गोठिया सेनेटरिया की थी। समझ गए बच्चों, भुआली से भी अधिक मांग तब गोठिया सेनेटरिया की थी। काठ गोदाम से कुछ ही मील दूर एक ऊंचे पहाड़ पर गोठिया सेनेटोरियम के लाल लाल छतों के बंगले छोटे छोटे गुलदस्ते से सजे थे। 3 नंबर के बंगले का दुगना किराया देकर कप्तान जोशी, अब देखिए बच्चों पात्र आ गए आपके सामने, पात्र पे फोकस कीजिए। कप्तान जोशी एक पात्र आपको प्रस्तुत हो गए।
कप्तान जोशी स्वयं अपनी रोगड़ी पत्नी, दूसरी भी आ गई बच्चों, ये रोगड़ी पत्नी, उनका नाम पत्नी है कप्तान की, दूसरा पात्र भी यहाँ पर आ गया, के साथ रहता था। बंगले के बरामदे में पत्नी के पलंग के पास वो दिन भर आराम कुर्सी डाले बैठा रहता। कभी अपने हाथों में टेम्परेचर चार्ट भरता और कभी समय देखकर दवाइयाँ देता। पास के बगल के मरीजों की बड़ी तृष्णा और चाव से सेवा करता था। कप्तान जोशी कभी उसके आनंद चेहरे पर झुंझलाहट सा खींच की अस्पष्ट रेखा भी नहीं उभरती थी। अर्थात वो कभी झुंझलाते नहीं थे, कभी दुखी नहीं होते थे। सेवा भाव करने में कौन कप्तान जोशी। कभी वो घुंघराले बालों को बुस से संवारता, बड़े ही मीठे स्वर में पहाड़ी झोड़े गाता, जिनकी मिठास से तिब्बती बकरियों के गले में बंधी बजती रुनकती घंटियों की सी छुनक जाती। अर्थात जो वहाँ पर चरती बकरियाँ होती थी, उनके गले में जो घंटियाँ बंधी होती थी, उनकी आवाज़ सुनाई पड़ जाते। पहाड़ी मरीज बिस्तरों से पुकार कर कहते, वाह कप्तान साहब, एक और। कप्तान अपने पलंग से घुली मिली सुंदरी बानू की ओर देख बड़े लाड से मुस्कुरा देता। बानू का गोरा चेहरा बीमारी से एकदम पीला पड़ गया था और उसकी बड़ी बड़ी आंखें और भी बड़ी हो गई थी। शांत तरल दृष्टि से वो कप्तान को दिन रात टुकुर टुकुर देखा करती थी, देखती रहती थी। अब देखिए बच्चों, विवाह के 2 वर्ष पश्चात यही उनका वास्तविक हनीमून था, जहाँ ना अम्मा चाची ताई की शासन लगाम थी और ना ही बहू के घूंघट की बंदिश थी। पिंजड़े की चिड़िया आजाद कर दी गई थी, किंतु अब उसके कमजोर डैनों में उड़ने की ताकत नहीं थी। कप्तान उसकी दुर्बल तप्त हथेली को अपने कसरती मुट्ठी में बड़े प्यार से दबाकर सहलाने लगता था और उसकी सीख सी कलाई की सोने की चूड़ी सर सर कर कोहनी तक सरक जाती। उन दिनों गोठिया का डॉक्टर एक अधेड़ स्विस था। अब डॉक्टर भी एक पात्र आ गए हैं बच्चों। डॉक्टर कैसे थे? अधेड़ थे, बुजुर्ग थे, काफ़ी एज थे। अब देखिए, एक दिन उसने कप्तान को अकेले में बुलाकर कहा, कप्तान तुम अभी जवान हो, यह बीमारी जवानी की भूखी है। मैं देख रहा हूँ तुम जरा भी परहेज नहीं बरतते। मरीज की भूख को दवा से जीतना होगा, मोहब्बत से नहीं। फिर आगे कहते हैं, क्षण भर को सब समझकर कप्तान लाल पड़ गया। उसके बूढ़े पिता के भी कई पत्र आ चुके थे और माँ ने रो रो कर चिट्ठियाँ डाल दी थी। मेरे 10-20 पोत नहीं है बेटा, यह बीमारी सत्यानाशी है। पर कप्तान पहले की तरह अलमस्त डोलता, कभी बानू के चिकने केसों को चूमता, कभी उसके रेशमी पलकों को, कभी पास के प्राइवेट वार्ड की गुमान सिंह मालदार की गोल मटोल पत्नी से मजाक करता। अब एक पात्र और आ गए बच्चों, ये देखिए, प्राइवेट वार्ड के गुमान सिंह मालदार। इसी प्रकार से पात्रों को आप फोकस कीजिएगा, लिखते समय आपको यही सब ध्यान देना रहेगा बच्चों। आगे बढ़ते हैं। सेनेटोरियम की मनहूस जिंदगी के काले आकाश में रोबदार ठुकरानी ही एकमात्र धुतिमान तारिका थी। बड़े बड़े हाथ पैर की चिकने चेहरे पर सदा मुस्कान बिखेरती, पर वो परे सेनेटोरियम की भाभी थी। पूरे, यहाँ पर पूरे होगा बच्चों, परे नहीं होगा, यहाँ पर मात्रा का मिस्टेक है। पूरे सेनेटोरियम की भाभी थी। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर आप रूपदार, यहाँ ठाकुरानी भी एक आ गई हैं पात्र, जानिएगा। यहाँ पर देखिए, एक ही, यहाँ देखिए सेनेटोरियम की, एक मिनट बच्चों, पहले इसको थोड़ा सा हम अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, सेनेटोरियम की मनहूस जिंदगी की काले आकाश में रोबदार ठाकुरानी, मतलब रोब झाड़ती हुई एक, मतलब वहाँ पर एकमात्र धृतिमान तारिका थी। ये ठाकुरानी जो थी, उन्हीं के बारे में बात हो रही है। भरे भरे हाथ पैर की और चिकने चेहरे पर सदा मुस्कान बिखेरती हुई वो पूरे सेनेटोरियम की भाभी थी। उसके स्वास्थ्य के दुर्गम दुर्ग में भी न जाने बीमारी का घून किस आरक्षित छिद्र से प्रवेश पा गया था। टीबी लगने की पीड़ा से कराहती वो अपनी कदर्य गालियों का अक्षय भंडार खोल देती थी।
अब देखिए बच्चों, जब टीबी का बीमारी होता है बच्चों, तो शरीर में बहुत ही दर्द होता है, जिससे आदमी के मुख से कुछ भी निकलता है। तो वही दिखा रहा है कि यहाँ पर मतलब वो गालियाँ भी दे रही थी। तो अब देखिए, कभी तछपति ससुर को लक्ष्य बनाती, कभी अपने ससुर को लक्ष्य बनाती है हमारे बुढ़ज्यू आधी कुमाऊं के छत्रपति पर बहू तिथांग अर्थात शमशान को जा रही है। मतलब वो आधी कुमाऊं के छत्रपति हैं। कुमाऊं क्षेत्र हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र है बच्चों, कुमाऊं हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र है, वहाँ की बात कहानी चल रही है। तो यहाँ पर कहानी है कि कभी तछपति, जो ये अभी आपने पात्र देखा, ये ठकुरानी, जो सेनेटोरियम की मनहूस जिंदगी के काले कारनामे में रोबदार ठकुरानी एकमात्र धूतिमान तारिका थी, जिनको भी ये देखे बच्चों उनको भी टीबी की बीमारी लग गई थी। तो उन्हीं के बारे में आगे बातें हो रही हैं। तो ये कह रहे हैं कि कभी गाली दे रही थी, कभी कभी उनके मुंह से गाली भी निकल जाता था। तो कभी तक्षपति ससुर को लक्ष्य बना लेती, कभी अपने ससुर को लक्ष्य बनाकर मतलब गाली देती हैं। हमारे उड़ज्यू आधी कुमाऊं के छत्रपति हैं, पर बहू तिथांग अर्थात शमशान को जा रही है। तो उनकी बला से दुम उठाकर जिसे देखा, वही बदजात नर से मादा निकला। ऐसा बास क्या पंच के स्टैंडर्ड का सेंस ऑफ ह्यूमर है। ऐसा बास क्या कह रहे, क्या पंच के स्टैंडर्ड का सेंस ऑफ ह्यूमर है। भाभी तबीयत बाग बाग कर दी। कप्तान कहता, एक बार खसम, एक मेरा खसम है साला, पी के धुत होगा। किसी गोरी मैम को लेकर 2 महीने से हरामी झांकने भी नहीं आया। वहाँ पर देख कर वो कह रही हैं कि मतलब जब ये कप्तान साहब अपनी पत्नी का इतना ख्याल करते हैं, लेकिन वहीं पर एक जो दूसरी आई हुई है उनके पति उनका केयर नहीं करते, तो इसीलिए उनके मुख से गाली निकल रहा। और वो अपने बारे में बता रही कि एक हमारा पति है जो हमें कभी देखने भी नहीं आता। दाढ़ी जारे की ठठरी उठेगी तो मजाल मैं भी सुहाग उतारूं। वो फिर कहती हैं, क्यों भाभी, क्यों कोस रही हो। कप्तान हंसकर कहते हैं। प्रौढ़ा नेपाली भाभी की सदाबहार हंसी से खिलखिलाती आंखें छलक उठती। शाबाश है कप्तान बेटा, तुझे देखकर मेरी छातियों में दूध उतर आता है। कैसी सेवा कर रहा है तू। और एक हमारे हैं कुतिया के जने, मिले तो मूछे उखाड़ कर हरामी के मुंह में दूं। कप्तान हंसते हंसते दोहरा हो जाता। मूछे उखाड़ कर मुंह में दूसने की बात कुछ ऐसी जम जाती कि वो भागकर बानों को सुना आता। अपनी पत्नी को जाके कप्तान सुना आते। कप्तान चूंकि बच्चों वहाँ पर जितने मरीज थे सबकी सेवा कर रहे थे, तो जो जैसा बातें कहता था अपने बीती समय के, या जो उनके अपने थे जो उनके ध्यान नहीं रखते थे, तो इस तरह से वो अपनी बातों को, जो हंसी वाली बातें अपनी मैडम को, अपनी पत्नी को भी जाके सुनाते थे। नेपाली भाभी के पति की असंख्य मोटरें अल्मोड़ा नैनीताल के घेरे रहती हैं। चाय के बगीचों का अंत नहीं था, किंतु उनके वैभव ने पत्नी के प्रति प्रेम और मुंह की बेड़ियां काट दी थी। 1 वर्ष से वह एक बार भी उसे देखने नहीं आए। इतने रईस थे फिर भी अपनी पत्नी को देखने नहीं आते थे। एक दिन कप्तान ने देखा कि नेपाली भाभी की खांसी बहुत ही बढ़ गई है। खांसी का दौरा सा पड़ गया और कप्तान भागकर देखने गया तो देखा कि रक्त के कंड के बीच नेपाली भाभी की विराट गेहुआ देह निष्प्राण पड़ी थी, अर्थात वो मर चुकी थी। पति की मूछों को उसके मुंह में ठूंसने के स्वप्न अधूरा ही छोड़कर भाभी चली गई। कुछ दिन तक कप्तान उदास हो गया। बानों की बड़ी बड़ी आंखों में भी उदासी के डोरे पड़ गए। जब ऐसी हंसती खेलती लाल लाल भाभी को मौत खींच ले गई तो हड्डियों का ढांचा मात्र बानों तो हवा में उड़ती हुई रुई का फाया थी। भाभी की मौत आकर जैसे उन दोनों के कान में कह गई थी कि जिंदगी कुछ ही पलों की है। उन अमूल्य पलों के अमृत स्वरूपी रस की अंतिम बूंद भी उन दोनों को छोड़ना मंजूर न था। नित्य निकट आती मौत ने बानू को चिड़चिड़ा बना दिया, पर जैसे इकलौते जिंदगी दुर्बल बालक की हर जिद की स्नेहमयी माता हंस खेल कर खिझेल लेती है, वैसे ही कप्तान हठीली बानू की हर जिद पूरी करता। कभी वो खिली चांदनी में बाहर जाने को मचलती तो वो अपने खाकी ओवरकोट में उसे लपेटकर अपनी देह से सटाए लंबे चीड़ की छाया में बैठा रहता। बानू से विवाह के ठीक तीसरे ही दिन छोड़कर उसे बसरा जाना पड़ा था।
उन 3 दिनों में खाकी वर्दी में कसे छाप उठी शरीर और भूरी भूरी मूछों को देखकर बानो उससे जितना ही कटी छिपी फिरती, वो उसे पाने को उतना ही उन्मत्त हो उठता। उसे देखते ही वो अपनी मेहंदी लगी नाजुक हथेलियों से लाज से गुलाबी चेहरा ढाक लेती। दूसरे दिन बड़ी कठिनता से कप्तान उसके मुंह ऐसे धीमी फुसफुसाहट में उसका नाम कहलवा पाया था। बहुत धीमे स्वर में ही प्रणय निवेदन की भूमिका बांधनी पड़ी थी, क्योंकि पास के कमरे में ही ताऊ जी लेटते थे। क्या नाम है तुम्हारा? उसकी तीखी ठुड्डी उठाकर कप्तान ने पूछा। बानो। उसके पहले होंठ हिलकर रह गए। राम राम, मुसलमानी नाम। कप्तान ने हंसकर छेड़ दिया। ये सब यही कहते हैं, मैं क्या करूं? बानो की आंखें छलक उठी। मैं तो उसे छेड़ रहा था, कितना प्यारा नाम है। पहाड़ी नाम भी कोई नाम होते हैं भला? सरूली, परूली, रमा, खशी। वो बोला। कितने साल की हो तुम बानो? इस आषाढ़ में मुझे 16वां लगेगा। बानो ऐसे उत्साह से बोली जैसे उसने आधी जिंदगी पार कर ली हो। कप्तान का दिल भर आया। अपनी खिलौनों सी बहू को उसने खींचकर हृदय से लगा लिया। पहले वो अपने ताऊ और पिता से सख्त नाराज हो गया था। कहा वो ठसकेदार बांका कप्तान और कहाँ हाई स्कूल पास छोकरी को पल्ले बांध कर रख दिया। पर बालिका बानो की सरल आंखों का जादू उस पर चल गया। तीसरे ही दिन उसे बसरा जाना था। कप्तान बानो से विदा लेने गया तो वो कोने में बैठी छलिया कतर रही थी। उसकी पलकें भीगी थी और पति की आहट पाकर उसने घुटनों से सिर डाल लिया। झट से झुककर कप्तान ने उसका माथा चूमा और उसका गला भर आया। 3 दिन की ताजी सुंदरी नववधू को इस तरह छोड़कर जाना कप्तान को दुश्मन की गोलीबारी से भी भयंकर लगा। उसके बाद 2 वर्षों तक कप्तान युद्ध की विभीषिका में भटक गया। बर्मा और बसरा के जंगलों में भटक भटक कर उसके साथी बहसी बन गए थे। गंदे अश्लील मजाक करते फौजी अफसरों में कप्तान ही सबसे छोटी उम्र का था। बर्मा की युद्ध से स्तब्ध सड़कों पर चपल बर्मी रमणियों के कुटिल कटाक्षों का अभाव नहीं था। फिर भी कप्तान अपनी जवानी को दांतों के बीच जीभ से बचाता सेत गया। 2 साल बाद घर पहुंचा तो दुनिया बदल चुकी थी। उन 2 वर्षों में बानो ने 7 ननदों के ताने सुन, भतीजों के कपड़े धोए, ससुर के होज बिने और पहाड़ की नुकीली छतों पर 5-5 शेर उड़द पीस कर बढ़िया तोड़ी। कभी सुनती उसके पति को जापानियों ने कैद कर लिया, अब वो कभी नहीं लौटेगा। सास और चचिया सास के व्यंग बाण उसे छेद देते वो घुलती गई और एक दिन क्षय का तक्षक कुंडली मारकर उसकी नन्ही सी छाती पर बैठ गया। उसे सेनेटोरियम भेज दिया गया। दूसरे ही दिन कप्तान बानो को देखने चला गया तो घर वालों के चेहरे लटक गए। गोठिया पहुंचा और एक प्राइवेट वार्ड के बरामदे में लेटी बानो को देखकर उसका कलेजा उछल कर मुंह में आ गया। 2 वर्षों से बानो घिसकर और बच्ची बन गई थी। कप्तान को देखकर उसकी तरल आंखें खुली ही रह गईं। फिर आंसू टपकने लगे। कहने और कैफियत देने की कोई गुंजाइश नहीं रही। बानो के बहते आंसुओं की धारा ने 2 साल के सारे उलाहने सुना दिए। दोनों ने समझ लिया कि मिलन के वह क्षण मुट्ठी भर ही रह गए थे। गोठिया पहुंच गया और एक प्राइवेट वार्ड के बरामदे में लेटी बानो ने देखकर उसका कलेजा मुंह में आ गया। बच्चों यहाँ से थोड़ा सा दोहरा गया है, आप अब देखिए थोड़ा सा एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। उसका कलेजा उछल कर मुंह में आ गया। 2 वर्षों में बानो घिसकर और भी बच्ची बन गई थी। कप्तान को देखकर उसकी तरल आंखें खुली ही रह गईं। फिर आंसू टपकने लगे। कहने और कैफियत देने की कोई गुंजाइश नहीं रह गई थी। बहते आंसुओं की धारा ने 2 साल के सारे उलाहने सुना दिए। दोनों ने समझ लिया कि वह क्षण मुट्ठी भर के रह गए हैं। उन दिनों सेनेटोरियम में एक अत्यंत क्रूर नियम था। रोगियों को उनकी अंतिम अवस्था जानकर उन्हें घर भेज दिया जाता था। सेनेटोरियम की मृत्यु का प्रवेश सर्वथा निषिद्ध था।
नेपाली भाभी की मृत्यु के बाद कप्तान और बानो मातम में डूब गए, पर चौथे दिन फिर हनीमून मनाने गए। अपनी साड़ियों का बॉक्स निकलवा कर बानो ने कई साड़ियों पर इस्त्री करवाई। बड़ी देर तक दोनों ने पेशेंस खेला, और पर शाम होते ही बानो मुरझाने लगी। दिन भर उसे दस्त आ रहे थे और टीबी के मरीज को दस्त आना खतरे से खाली नहीं होता। डॉक्टर दलाल आया, उसने कप्तान को बाहर ले जाकर कमरा खाली करवाने का नोटिस दे दिया। कल ही ले जाना होगा। आई गिव हर टू डू 3 days, इससे ज़्यादा नहीं बचेगी। कप्तान का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। घर जाने का प्रश्न नहीं उठता था। 3 रस भरे महीनों की मीठी धरोहर को वो घर की कड़वाहट से अछूता ही रखना चाहता था। भुआली के पास ही एक चाय की दुकान के नीचे साफ सुथरा कमरा, मृत्यु का पासपोर्ट पाए बानो जैसे अभागे मरीजों के लिए सदा बाह फैलाए खुला रहता था। सेनेटोरियम छोड़कर हम कल दूसरी जगह चलेंगे बानो, यहाँ सारी तबीयत बोर हो गई है। बड़े उत्साह और आनंद से कप्तान ने भूमिका बांधी, पर बानो का चेहरा फक पड़ गया। वो समझ गई कि आज उसे भी नोटिस दे दिया गया है। बड़ी रात तक कप्तान उसके गालों के पास अपना चेहरा ले जाकर गुनगुनाता रहा, बानो मेरी बन्नी बन्नू। और फिर जब बानो को नींद आ गई तो वो भी अपने पलंग पर जाकर सो गया। सुबह उठा तो बानो पलंग पर नहीं थी। सोचा घिसड़ती बाथरूम तक चली गई होगी। जोश आने पर वो काफ़ी दूर तक चल लेती थी। बड़ी देर तक नहीं लौटी तो वो घबरा कर उठा, बानो कहीं नहीं थी। भागकर वो मरीजों के पास गया। डॉक्टर आया, नर्सें आईं, चौकीदार आया, पर बानो कहीं नहीं थी। सेनेटोरियम में आज पहली बार ऐसी अनहोनी घटना घटी थी। दूसरे दिन बड़ी दूर रथी घाट पर बानो की साड़ी मिली थी। मृत्यु के आने से पूर्व वो अभागी स्वयं ही भागकर मृत्यु से मिलने चली गई। इसमें कोई संदेह नहीं कि बानो ने डूबकर आत्महत्या कर ली थी। शोक से पागल होकर कप्तान उसकी साड़ी को छाती से चिपटाए फिरता रहा। किंतु मर्द की जवानी जाड़े की भयंकर लंबी रात के समान है जो काटे नहीं कटती। 1 ही साल में उसका फिर विवाह हुआ। अब कि ताऊ और पिता ने खूब ठोंक पीट कर बहू छांटी। ऊंची अगली गोरी और एमए पास कप्तान की नई पत्नी के पिता थे मेजर जनरल, 40 तमगे लगाकर। उन्होंने कन्यादान किया तो कप्तान बेचारा हम कर रह गया। प्रभा इकलौती लड़की थी, फिर दूजू की बीवी थी जो बादशाह की घोड़ी से कम नहीं होती। उसके 100 नखरे उठाता कप्तान हंसना, खिलखिलाना और मौज मस्तियाँ सब भूल कर रह गया। 4 साल में कप्तान को 2 बेटे और 1 बेटी देकर प्रभा ने धन संचय की और ध्यान लगाया। 16 सालों में कप्तान के बैंक बैलेंस के रुपए और नोटों की मोटी तह जमकर दोनों नैनीताल घूमने गए। कप्तान की थोड़ी सी तोंद निकल आई थी। चेहरा अभी भी मस्ताना था, पर मूँछों में अब वो ऐठन नहीं रह गई थी। कनपट्टी के आसपास सफ़ेद बाल हो चले थे। 2 जवान लड़कों को कमीशन मिल गया था। बेटी मिरांडा हाउस में पढ़ रही थी। नैनीताल आकर कप्तान के दिन में एक डिश सी उठी काठ गोदाम से चलकर गोठिया दिखा और वो गुमसुम सा हो गया। नैनीताल के ग्रांड होटल में दोनों टिके। प्रभा बोली, चलो डार्लिंग, पहाड़ का इंटीरियर घूमा जाए। भुआली चलें। देखकर प्रभा चिकन सैंडविच और रोस्ट मुर्ग पैक करवाकर उसने अपनी फिएट गाड़ी भुआली की ओर छोड़ी। बगल में दामी चंदेरी साड़ी और बिना बाहों के ब्लाउज से अपने मांसल शरीर की गोरी दमक बिखेरती प्रभा बैठी भुआली की एक छोटी सी दुकान गाड़ी रुकवा दी। इसी दुकान में आज एकदम पहाड़ी स्टाइल से कलई के गिलास में चाय पियेंगे हनी, वो बोली। कप्तान अब आज मेजर था। मेजर की डिग्निटी कहाँ जाएगी, वो बोला। भाड़ में, कहकर प्रभा अपनी पेंसिल हील की जूतियाँ चटकाती दुकान में घुस गई। काठ की एक बेंच
धुएं और काली से काली पड़ गई थी। उसी को झाड़ कर दोनों बैठ गए। पहले कुछ देर को पहाड़ी दुकानदार भौचक्का सा रह गया। लकड़ी के धुएं से एकदम काली केतली में चाय उबल रही थी। खूब गर्म 2 गिलास चाय लाओ प्रधान, मेजर ने पहाड़ी में कहा और दुकानदार का मुंह खुला ही रह गया। ऐसी अंग्रेजी में बोलने वाला अनोखा जोड़ा पहाड़ी कैसे हो गया? वो सोचने लगा। वो चाय बना ही रहा था कि अलग अलग करते वैष्णवियों के दल ने भीतर घुसकर दुकान घेर ली। ओहो 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 गुरु, भलदा फलदा भलदा कहकर वैष्णवियों के हेड ने बड़े प्रभुत्व पूर्ण स्वर में 16 गिलास चाय का आर्डर दे दिया। हेड वैष्णवी बड़ी ही मुखर और मर्दानी थी, इसी से शायद मर्दानी स्वर में बोल रही थी। सोचा बामर ज्यों की ही दुकान की चाय छोरियों को पिलाऊंगी, आज एकादशी है। क्यों नहीं, दुकानदार बोला। अरे लाटी भी आई है। अरे कहाँ जाएगी अभागी, वैष्णवी ने कहा। प्रभा और मेजर की एक दृष्टि एक ही साथ लाटी पर पड़ी। कुत्सित बूढ़ी अधेड़ वैष्णवियों के बीच देवांगना सी सुंदर लाटी अपनी दाढ़ी सी दंत पंक्ति दिखाकर हंस दी। मेजर का शरीर सुन्न पड़ गया। स्वस्थ होकर जैसे साक्षात बानो ही बैठी थी। गालों पर स्वास्थ्य की लालिमा थी। कान तक फैली आंखों में वही तरल स्निग्धता थी और गूंगी जिभा पर गूंगापन चेहरे पर फैलकर उसे और भी भूला बना रहा था। हाय, क्या ये गूंगी है? माय गॉड, व्हाट ब्यूटी, प्रभा बोली। हाँ सरकार, ये लाटी है, दुकानदार ने कहा और मेजर के दिल पर आ गिरी भारी पत्थर की चट्टान उठ गई। क्या नाम है जीउस इसका? प्रभा मुक्त लाटी को ही देख रही थी। नाम जो होगा वो तो गया मीम साहब, अब तो लाटी ही इसका नाम है। हेड वैष्णवी ने कहा। हमारे गुरु महाराज को इसकी देह नदी में तैरती मिली। जीभड़ी इसकी कटकर कहीं गिर गई थी। राम जाने कौन था वो, गले में चरियो मंगलसूत्र था। ब्याह हो गया होगा, फिर हमारा गुरु महाराज इसको गुरु मंत्र दिया। भयंकर 6 रोग था, एक एक शेर खून उगलता था, पर गुरु की शरण में आया तो सब रोग ठीक हो गया। इसका लाटी जीभ दिखा। धू धू कर लाटी ने भुवन मोहिनी हंसी हंस दी। जीभ नहीं दिखाई, कुछ नहीं समझती साली, बस खाती है ढेर सारा 2.5 सेर। सब भूल गया, हमारा ऑर्डर भी नहीं मानता। असंतुष्ट स्वर में मर्दानी है वैष्णवी बोली। ओह माय गॉड, अपने आदमी को भी भूल गई क्या? प्रभा बोली। जो था सो था, इसको कुछ याद नहीं, खाली फीक फीक कर हंसती है। हरामी, अब प्रभु इसका मालिक और प्रभु इसका सहारा है। हाँ गुरु, कितना पैसा हुआ? हेड वैष्णवी ने पैसे चुकाए और उसका दल अलख बजाता उठ खड़ा हुआ। लाटी बैठी ही रही। मेजर एकटक उसे देख रहा था। ये वही बानो थी जिसे डॉक्टर दलाल और अक्कड़ जैसे प्रसिद्ध विशेषज्ञों की मृत्युंजय औषधियां भी स्वस्थ नहीं कर सकी थी। उठ सारी लाटी, हेड वैष्णवी ने हल्की सी ठोकर से लाठी को उठाया। एक बार फिर अपनी मधुर हंसी से मेजर का हृदय बीध कर लाठी उठी और दल के पीछे पीछे चल दी। काश उसके भोले चेहरे से गाल सटाकर मेजर कह सकता, मेरी बानो बन्नी बनू। शायद उसकी गूंगी जबान के नीचे दबी उसकी गूंगी पिछली जिंदगी बोल उठती। पर मेजर जिंदगी की दौड़ में बहुत आगे निकल गया आया था। पीछे लौटकर बिछुड़े को लाना सबसे बड़ी मूर्खता होती। 2 जवान बेटे और बेटी, राष्ट्रपति के सहभोजों में चमकती उसकी शानदार दूसरी बीवी। गरीब गूंगी लाटी का आना कैसे सह सके? उठो डार्लिंग, लंच गर्म पानी में करेंगे, प्रभा ने कहा और मेजर उठ खड़ा हुआ। कुछ ही पलों में वो बूढ़ा और खोखला हो गया था, बानो मर गई थी। अब तो वो लाटी थी, प्रभु अब उसका मालिक और प्रभु ही उसका सहारा था। बच्चों, ये थी लाटी की कहानी। आपने पूरी लाटी कहानी को पढ़ा होगा, आपको पूरा का पूरा सजीव चित्रण आपके मन मस्तिष्क में बन गया होगा।
अब इससे संबंधित हम आपको प्रश्न उत्तर नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे। अब आप इसको 1 से 2 बार फिर से सुन लीजिएगा बच्चों, क्योंकि कहानी को जब तक आप भली प्रकार समझ नहीं पाएंगे तब तक आपको इसका प्रश्न उत्तर करने में आसानी नहीं होगी। और आपको प्रश्न उत्तर आसान करना है, एकदम सिंपल वेज में आपको प्रश्न उत्तर करवाएंगे, कितने प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसका आंसर क्या होगा, ये सब हम आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे बच्चों। चलते हैं, चलते चलते छोटी सी रिक्वेस्ट कि चैनल आप सब्सक्राइब कर लें बच्चों, और वीडियो को लाइक भी करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। जय हिंद बच्चों।